जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं 13 से 15 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर। बीते दिनों में कुछ डिसकंटिन्यूटी के कारण आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये 13 से 15 अक्टूबर 2025 का जो करेंट अफेयर्स है, झारखंड से संबंधित विशेष खबरों को इसमें शामिल किया जाता है। हम यहाँ झारखंड से संबंधित खबरों को विशेषतः देखते हैं। ठीक है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के नज़रिए से कुछ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर जो हो सकता है, उसे भी हम आप अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और उसका एक अलग सेशन आता है। झारखंड से संबंधित सेशन से जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी है, जेएसएससी है, हर किसी के लिए यहाँ करेंट अफेयर्स बिल्कुल कवर किया जाता है। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ के इसकी विशेषताओं के बारे में जानते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, जिसमें पहला न्यूज है हमारे सामने, वो है पहला न्यूज है डॉल्फिन सहित 5 जलीय जीव संकटग्रस्त सूची में शामिल कर लिए गए हैं। डॉल्फिन के बारे में आप जानते ही होंगे। डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके साथ 5 अन्य जलीय जीव हैं जिनको कि संकटग्रस्त की सूची में शामिल किया गया है। वन्य जीवों के लिए एक सूची जारी की जाती है, जिसमें कौन खतरे के नजदीक है, उस आधार पर वर्गीकरण करके जीवों का एक सूची तैयार किया जाता है। उसी सूची में अभी जलीय जीवों के साथ कुछ वनस्पतियों को भी शामिल किया गया है, और झारखंड में इसमें से 24 वनस्पति प्रजाति हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि संकटग्रस्त सूची में झारखंड की कितने वनस्पति की प्रजातियां हैं, तो 24 प्रजातियां हैं। और अगर जलीय जंतुओं के बारे में पूछें तो ऐसी 5 प्रजातियां हैं झारखंड से जो कि जीवों के संकटग्रस्त की सूची में शामिल हैं। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों में उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनके की हालिया भविष्य में विलुप्त होने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए कि चीता है। चीता देखिए बहुत कम जगह पे पाया जा रहा है, तो चीता को संकटग्रस्त की सूची में शामिल कर दिया जाएगा। वही देखिए कि हमारे समाज में जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब जीव बहुत ज्यादा हैं, तो इन्हें किसी भी तरीके के संकट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है ना। तो संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में कौन कौन शामिल होते हैं, आपको आइडिया हो गया है। 5 जलीय जीवों को जो शामिल किया गया है संकटग्रस्त की सूची में, वो 5 जीव कौन कौन से हैं? तो एक तो है गंगा डॉल्फिन, दूसरा है सफेद सिर वाला गिद्ध, दूसरा है लाल सिर वाला बत्तख, तीसरा है घड़ियाल, और चौथा है आर्किड की अनेक प्रकार की प्रजातियां। और ऑर्किड एक वनस्पति है। तो इन जीवों का नाम याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको दे देगा, गंगा डॉल्फिन दे देगा, सफेद सिर वाला गिद्ध, लाल सिर वाला बत्तख, घड़ियाल, और एक या भी कोई और एक ऑप्शन में डाल देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कौन है जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसलिए इन नामों को याद रखना बहुत जरूरी है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। संकटग्रस्त प्रजाति की जो सूची है, ये घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो संकटग्रस्त जीवों की या संकटग्रस्त वनस्पति की सूची को जारी कर सकें। किस अधिनियम के द्वारा? तो जैव विविधता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 का जो है, इसके द्वारा प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने राज्य के स्तर पर संकटग्रस्त जीवों की सूची को शामिल कर सकते हैं या उसकी घोषणा कर सकते हैं। दूसरा न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे न्यूज में हमारे झारखंड से संबंधित निशिकांत दुबे न्यूज में है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा ये किस जिले से सांसद हैं। तो निशिकांत दुबे जो हैं गोड्डा जिले से सांसद हैं, और ये चर्चा में क्यों थे? तो हाल ही में यूएन में, यूनाइटेड नेशन में इन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया है, तो इसलिए डॉक्टर निशिकांत दुबे जो हैं वो खबरों में है, गोड्डा जिले से संबंधित हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत सरकार की बाल सुरक्षा से संबंधित कुछ योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें उज्जवल योजना एक प्रमुख है ना। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि गोड्डा जिले से सांसद निशिकांत दुबे यूएन में हिंदी में भाषण देते हुए भारत सरकार के किस योजना का नाम लिया या किस योजना का जिक्र किया? तो वो है उज्जवल योजना। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें अपने क्वेश्चन को रेडी करना होगा, क्योंकि आप सीधा सीधा पैटर्न को
फॉलो करना अच्छी बात है, पर बहुत बार क्या होता है पैटर्न चेंज किया जाता है, क्वेश्चन का तरीका चेंज किया जाता है, तो हमें खुद को भी उस तरीके के लिए, उस नए बदलने वाले जो पैटर्न है उसके लिए भी रेडी करना होगा। इसलिए हमें हर लाइन में देखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है? तो ऐसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे पास वो है झारखंड सरकार ने झारखंड ग्रामीण उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इसकी क्या खासियत है, क्या इसमें मुख्य पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए? योजना का नाम रखेंगे झारखंड ग्रामीण उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन करना और जो गांव से पलायन होता है, लोग काम की तलाश में किसी और राज्य में चले जाते हैं, उसे रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ साथ पलायन को रोकना भी है, याद रखेंगे। ऑप्शन में कहीं एक जगह रोजगार रहेगा, बी रहेगा पलायन को रोकना, और मान लीजिए ऑप्शन डी में दे दे उपयुक्त में से सभी, तो आपको याद रखना है रोजगार और पलायन दो मुद्दे इसमें शामिल हैं उद्देश्य में। महत्व तो क्या है? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ी हुई रहेगी ये आपका जो योजना शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसका नाम है झारखंड ग्रामीण उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसे कंटिन्यू रिवाइज करेंगे तो क्या होगा कि याद हो जाएगा आपको। इसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, वीडियो को आप एक सप्ताह में 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो न्यूज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिवासी भाषाओं का पहला डेटाबेस तैयार किया गया है, और ये पहला डेटाबेस तैयार किसने किया है? तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बिक्रम बिरूली इनका नाम है। डॉक्टर बिक्रम बिरूली जो है ये आदिवासी भाषाओं का पहला डेटाबेस तैयार किए हैं, और ये जो है हो भाषा में तैयार किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किस भाषा का डेटाबेस तैयार किया गया है, तो वो भाषा है हो। ठीक है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हो भाषा का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आदिवासी भाषाओं का पहला डेटाबेस डॉक्टर बिक्रम बिरूली ने तैयार किया है, और ये हो भाषा में तैयार किया गया है। ये है आपका कंप्लीट हो गया न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इसका नाम है, और इसमें कुल 40,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगर टोटल ओवरऑल बोले तो 40,000। अब इसे अलग अलग बांटा गया है, कब किस समय पे कितने पैसे दिए जाएंगे वो सरकार निर्धारित करती है, उसका वहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। टोटल 40,000 है, ये तो आप याद ही रखेंगे। 8वीं कक्षा से जो है इसका लाभ मिलना शुरू होता है, मतलब मिनिमम आप 8वें क्लास में होने चाहिए इसका फायदा उठाने के लिए। 8वें और 9वें क्लास की जो छात्राएं होती हैं उन्हें प्रति वर्ष 2500 रुपया दिया जाता है। 8 और 9 क्लास में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, उन्हें प्रति वर्ष कितने दिया जाता है छात्रवृत्ति के नाम पर? 2500। और जो 10th 11th और 12th में पढ़ने वाली लड़कियां हैं इन्हें दिया जाता है 5,000 रुपए। ठीक है, और जब 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट हो जाती है एक लड़की की, तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 8वीं 9वीं में कितना मिलता है? 2500 2500, और 9 10 11 ये 10 11 12 ये तीनों क्लास में जो है 5,000 रुपए दिया जाता है सरकार के द्वारा। और जिस दिन 18 वर्ष कंप्लीट हो जाता है एक लड़की का, तो उस दिन एक बार में 20,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये 20,000 रुपए पाने के लिए जरूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी लड़की है जो हमारे इस वीडियो को देख रही हैं और जिनका 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है और फिर भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका नाम कहीं मतदाता सूची में शामिल होने से छूट तो नहीं गया है, क्योंकि मतदाता सूची में शामिल होगा उसके बाद ही 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने पर सरकार आपको 20,000 रुपए एक मुश्त प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है ये संबंधित है झारखंड भवन से। झारखंड भवन का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जिले में कराया गया है। जब वहां पूछ दिया जाता है हाल ही में, तो बिल्कुल नवीनतम जो आंसर होता है वो देना चाहिए। तो झारखंड भवन का जो निर्माण है ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कराया जा रहा है। आपसे स्थान का भी नाम पूछा जा सकता है, तो स्थान का नाम है वाशी।
ठीक है, वाशी इसका स्थान का नाम है, याद रखेंगे। वाशी स्थान का नाम है नवी मुंबई में, जहां पर झारखंड भवन का निर्माण किया जा रहा है। और ये टेंडर कितने का है? 136 करोड़ रुपए का टेंडर है। देखिए जेपीएससी वगैरह में ऐसे फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं आंकड़ों से संबंधित, तो बेहतर होगा कि आप इन सब चीज को एक बार देख लें, या रटे नहीं पर देखते रहें, कंटिन्यू 2 से 3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। 136 करोड़ रुपए का टेंडर है और इस भवन को झारखंडी लोक पेंटिंग सोहराई से सजाया जाएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सोहराई पेंटिंग जो है झारखंड के किस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है पुस्तक एबिस से संबंधित। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो महाधिवक्ता कौन है झारखंड के? राजीव रंजन, जिन्होंने पुस्तक एबिस का विमोचन किया है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृतिका सरकार के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक को जर्मनी में आयोजित होने वाले फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के लिए चुनी गई है ये बुक, इसीलिए ये खबरों में है। ठीक है, तो झारखंड से संबंधित एक बुक है, झारखंड के क्षेत्र से संबंधित एक बुक है, जिसका चयन जर्मनी में आयोजित होने वाले फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के लिए किया गया है। उस पुस्तक का नाम है पुस्तक एबिस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो पुस्तक का नाम है पुस्तक एबिस, पुस्तक लिखा गया है कृतिका सरकार के द्वारा और विमोचन किया गया है झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्ट्स को। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने अरट्टाई के बारे में। भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है, नाम कुछ अजीब सा है, साउथ इंडियन नाम के जैसा है, जो हमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अरट्टाई, बट इसका नाम है भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। इसे व्हाट्सएप के विरोध में लाया गया है ना, ध्यान रखेंगे। अरट्टाई का तमिल अर्थ क्या होता है? गपसप। तो ध्यान रखेंगे, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरट्टाई किस भाषा का शब्द है? तो भाषा कौन सा है? तमिल। अब वहां तेलुगु होगा, कन्नड़ होगा, आप उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे अरट्टाई जो है ये तमिल शब्द है और इसका नाम है गपसप, है ना। और जोहो टेक्नोलॉजी नामक कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया है, याद रखेंगे। बहुत ये सभी क्वेश्चन छोटे लगते हैं देखने में, पर फैक्ट है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही लोगों को याद नहीं रहता है, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट जो है हमारे पास वो है जूलियस तिग्गा से संबंधित। तो जूलियस तिग्गा कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। झारखंड के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो आदिवासियों की शिक्षा के लिए, उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कांके में एक घुमकुड़िया स्कूल खोला था। मतलब यह है कि आदिवासियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अगर पहला स्कूल कोई खोला जो कि आदिवासी भाषा में शिक्षा को दे, तो वो स्कूल खोलने वाले थे जूलियस तिग्गा। और इन्होंने कहां पे खोला था? कांके में खोला था। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, है ना। और पहले से लेकर मैट्रिक क्लास तक की पढ़ाई जो है यहाँ पर कुड़ुक भाषा में दी जाती थी। जूलियस तिग्गा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब किए थे ये घुमकुड़िया का, ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुड़ुक भाषा, याद रखेंगे। इनका जन्म रांची के ब्राम्बे में हुआ था 1903 में, प्रारंभिक शिक्षा गुमला में, और 1971 में इनका निधन हो गया। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट भले ना हो पर याद रखेंगे, पहला आदिवासी घुमकुड़िया का स्थापना किए जूलियस तिग्गा 1944 में, और यहाँ भाषा कौन सी यूज की जाती थी? कुड़ुक भाषा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है धनबाद में कोल गैसिफिकेशन परियोजना का शिलान्यास किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। 13 अक्टूबर, डेट याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है धनबाद में भारत की पहली राज्य स्तरीय कोल गैसिफिकेशन परियोजना की नींव कब रखी गई, ये डेट आपसे पूछा जा सकता है। 13 अक्टूबर, याद रखेंगे। किसके निर्देशन में होगा? तो एक झारखंड सरकार का एक संयुक्त उपक्रम इसमें रहेगा, और कोल इंडिया लिमिटेड तो हट ही नहीं सकता है, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, कोयले से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन इसका मेन उद्देश्य है, और रोजगार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना ये तो है ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन केंद्र की शुरुआत की गई है 14 अक्टूबर को। नाम क्या रखा गया है आदिवासी अध्ययन केंद्र का? अच्छा, यही नाम है ना, ट्राइबल रिसर्च एंड हेरिटेज सेंटर, है ना। आपसे पूछा जा सकता है ये नाम याद रखेंगे। और किस विश्वविद्यालय में? तो रांची विश्वविद्यालय में। रांची विश्वविद्यालय से संबंधित रेगुलर न्यूज अपडेट में रहता है करंट अफेयर्स के रूप में। और मुझे लगता है कि जो पिछला सेशन में आपको उपलब्ध करवाया हूं उसमें भी ये बहुत आसानी से मिल रहा होगा, रांची से संबंधित, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित। ये सभी ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कंटिन्यू न्यूज में रहते हैं। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है,
चलिए, नाम क्या रखा गया है? पहला आदिवासी अध्ययन केंद्र खोला गया है उसका, तो ट्राइबल रिसर्च एंड हेरिटेज सेंटर इसका नाम रखा गया है। किसके सहयोग से बनाया गया है? तो भारतीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है यहां से। नेक्स्ट न्यूज है गिरिडीह से संबंधित, और गिरिडीह में पहली सौर ऊर्जा ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। आप में से कौन कौन से लोग गिरिडीह से हैं जरूर बताएं, है ना। तो पहला सौर ऊर्जा ग्राम योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? झारखंड में, तो गिरिडीह में, याद रखेंगे। ठीक है, गिरिडीह जिले के कौन से गांव में? पचम्बा गांव में झारखंड का पहला सौर ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया। देखिए, ये गांव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का पहला सौर ऊर्जा ग्राम अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा पचम्बा गांव, और पचम्बा गांव जो है ये स्थित है कहां पर? गिरिडीह में। ठीक है, गांव में 100% बिजली आपूर्ति अब सौर ऊर्जा से होगी, क्योंकि इसे सौर ऊर्जा ग्राम घोषित कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, और लाभ क्या है इसमें? कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है और बिजली खर्च में भी बचत होती है, ये इसका लाभ है। अब जो इसे घोषित किया गया है सौर ऊर्जा ग्राम, उसके तहत क्या किया जाएगा? 41 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और इस ग्राम को सौर ऊर्जा ग्राम के रूप में बदलने की जो कुल लागत है वो लागत कितनी होगी? 200 करोड़ रुपए। ये लागत याद रखेंगे। कितनी बिजली का उत्पादन होगा ये याद रखेंगे। सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है, गांव का नाम याद रखेंगे, है ना। गिरिडीह के कितने घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा ये याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। तो कितने घरों में लगाया जाएगा? 29,558 घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा, याद रखेंगे, है ना। अब देखिए, जिस एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसकी इनकम एक वर्ष में 3 लाख रुपए से कम है उसे ये पैनल निशुल्क दिया जाएगा, जबकि 3 लाख रुपए से अधिक आय वालों को 70% पैसा जमा करना होगा इन पैनल्स का। ठीक है, तो ये जो अंतर रखा गया है इनकम के मामले में, इसे आप जरूर याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इनफैक्ट हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे पास, झारखंड में 500 नई आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है ना। यानी कि 500 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, कहां पर? झारखंड में, और इसकी लागत जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करेगी, 60 और 40 के अनुपात में। यानी केंद्र सरकार 60% हिस्सा देगी इसे निर्माण में, जबकि 40% हिस्सा जो है वो इस निर्माण में रहेगा राज्य सरकार का। और आंगनबाड़ी का लाभ क्या होता है? तो पोषण सेवा और प्रारंभिक शिक्षा में सुधार, यही इसका उद्देश्य है, इसे याद रखेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पलामू टाइगर रिजर्व से संबंधित। पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए इको सफारी ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इको सफारी ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व में। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है बोकारो से संबंधित, और बोकारो में एक औद्योगिक नवाचार हब की स्थापना की गई है। बोकारो में कहां पर? बोकारो स्टील प्लांट का जो परिसर है वहां पर औद्योगिक नवाचार हब की स्थापना की गई है, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हब। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले किसकी स्थापना कहाँ की गई है? आपको ऑप्शन में देगा बोकारो, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। तो ध्यान रखना है इसका आंसर कहाँ होगा? बोकारो में होगा, है ना। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी जो हैं, इन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के 20,000 करोड़ रुपए के विस्तार का योजना जो है रखा गया है, और जो स्टील का उत्पादन है वो अभी बहुत कम है ना, तो उसको बढ़ा के 7.55 मीट्रिक टन पर एनम तक ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा औद्योगिक नवाचार हब, ये तो बोकारो में स्थापित हो गया है, पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए और भी है। तसरा कोयला खदान, तसरा कोयला खदान आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है? ये है बोकारो में। और चास नाला वासरी, ये तो आपको पता ही होगा, इस पे अक्षय कुमार की एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, तो तसरा कोयला खदान जो है ये कहां पर है? ये बोकारो में है, याद रखेंगे। इसमें और पीटी के ख्याल से वैसा कुछ है नहीं। पीटी के ख्याल से एक ये है कि 1965 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, और इसका उत्पादन जो है ये 1972 में शुरू होता है, या इसका संचालन जो है वो 1972 में शुरू होता है।
ठीक है, वर्तमान में देखिए इसकी क्षमता कितनी है, 5.25 मीट्रिक टन पर एनम उत्पादन की क्षमता है, जिसे 7.55 पर ले जाना है, याद रखेंगे। और भारत का लक्ष्य क्या है आपका स्टील वाले क्षेत्र में, तो वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन पर एनम स्टील का उत्पादन करना। अगर भारत के बारे में पूछे भारत का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक 300 मीट्रिक टन पर एनम उत्पादन करना है स्टील का, है ना। तसरा कोयला खदान जो बोकारो में है, इसमें सितंबर 2025 मतलब हो चुका होगा इसमें उत्पादन, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है कुछ वन लाइनर टाइप के भी न्यूज है हमारे पास। निर्धनता की श्रेणी में अत्यंत श्रेणी को समाप्त करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल बन गया है। ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में बहुत पूछे जाते हैं। केरल अपने यहां से अत्यंत श्रेणी वाली गरीबी को समाप्त कर दिया है। विश्व बैंक का एक मापदंड है 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से कम कमाने वाले व्यक्ति को अत्यंत गरीब माना जाता है। यानी कि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार केरल में प्रत्येक आदमी का जो इनकम है वो 1.90 अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो केरल में अत्यंत श्रेणी वाला निर्धनता का जो कैटेगरी है वो समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास बीएसएफ से संबंधित। बीएसएफ के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी, ठीक है। तो बीएसएफ के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी, ये नाम को आप याद रखेंगे। और बीएसएफ के एयर विंग में चुनी जाने वाली वे पहली महिला बनी है, तो ये एक इतिहास ही है, रिकॉर्ड है। तो भावना चौधरी का नाम याद रखेंगे। बीएसएफ के एयर विंग कमांडर में सेलेक्ट हो गई हैं, एयर विंग में सेलेक्ट हो गई हैं भावना चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी जो है ये वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ का जो एयर विंग है उसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, है ना। बीएसएफ के एयर विंग की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। और बस यहां तक इसमें यही न्यूज है। अगला न्यूज जो है वो अलग टॉपिक है। सेशेल्स के नवनियुक्त राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं, पैट्रिक हार्मनी। तो जो हमने बात किया बीएसएफ के एयर विंग के बारे में, इसमें आप भावना चौधरी का नाम याद रखेंगे। बीएसएफ के एयर विंग की शुरुआत कब होती है ये याद रखेंगे। और वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है ये भी याद रखेंगे। ये सब सवाल बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेशेल्स के नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है। नए राष्ट्रपति हैं, खबरों में है तो पढ़ना अनिवार्य है। पैट्रिक हार्मनी है, सेशेल्स के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बुक का नाम है दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हरिंदर बावेजा। ये इंदिरा गांधी का जो इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई जाती है उसी पर लिखा गया ये पुस्तक है। और हरिंदर बावेजा ने इस पूरी घटना का जिक्र किया है इस पुस्तक में। तो दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हरिंदर बावेजा। देश की रणजी ट्रॉफी में सबसे युवा कप्तान बनने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो देखते हैं ये है भारत टैक्सी से संबंधित। तो भारत टैक्सी को दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? टैक्सी सेवा का मालिकाना हक और लाभ जो है ये ड्राइवरों के बीच साझा किया जाए, यही भारत टैक्सी का उद्देश्य है। तो भारत टैक्सी को कब तक लॉन्च करने का बात किया जा रहा है? दिसंबर 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है देश का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? देश का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वाधिक पुरस्कार जीतकर लापता लेडीज जो है ये गली बॉय की बराबरी कर ली। लापता लेडीज के बारे में अपने पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था। लापता लेडीज 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में कौन कौन सी टीमें हैं, कितने पुरस्कार उन्होंने जीता है, ये सब मैंने आपको अपने झारखंड स्पेशल के पिछले वीडियो में मैं आपको सॉरी पीसीएस वाले में शायद मैं आपको बताया था। तो अगर आपने वो पीसीएस से रिलेटेड जो अपडेट दिया जाता है उसे आप नहीं देखते हैं तो उसे भी देखिए, क्योंकि वहाँ स्पेशली नेशनल और इंटरनेशनल और डिफेंस सेक्टर को कवर करते हैं। झारखंड के न्यूज में सिर्फ झारखंड की खबरें कवर की जाती हैं, तो इसीलिए क्या है कि आप लोग दोनों सेशन को देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 5 जिलों के विभिन्न अस्पतालों में 10 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया जाएगा। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं? 5 जिले हैं रांची, चतरा, खूंटी, गुमला और लातेहार। यहां से इंपॉर्टेंट बस
यही है, 5 जिलों में आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है। अब पांचों जिलों का नाम आपको याद रहना जरूरी है। उसमें एक है रांची, दूसरा है चतरा, तीसरा है खूंटी, चौथा है गुमला और पांचवा है लातेहार। ठीक है, इसे कंटिन्यू देखने से ही याद होगा। शॉर्ट ट्रिक एक बार बनाएंगे, बार बार शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहता है। तो पांचों जिलों का नाम याद रखने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हाथियों की सुरक्षा के लिए चाईबासा में हाथी रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हाथी रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है हाथियों की सुरक्षा के लिए, तो ये चाईबासा में। चाईबासा आप जानते ही होंगे, जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है, हाथी का वही सेंटर है, उधर ही पड़ता है ना। तो हाथी रेस्क्यू सेंटर का निर्माण जो है ये चाईबासा में किया गया है। झारखंड में 2 नए चिड़ियाघर भी बन रहे हैं, जिसमें से एक होगा गिरिडीह में और दूसरा होगा दुमका में। तो चिड़ियाघर के बारे में अगर पूछे तो गिरिडीह और दुमका का नाम याद रखना है, और हाथी रेस्क्यू सेंटर पूछे तो उसमें चाईबासा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के 23 जिलों में बनेगा 5-500 सीट की क्षमता वाली लाइब्रेरी। देखिए 23 जिलों में एक जिला ऐसा है जहां पर ये पहले से ही काम चल रहा है, वहां 1000 सीट वाली लाइब्रेरी चल रही है और वो है गढ़वा। लेकिन अब झारखंड के जो बाकी बचे 23 जिले हैं वहां 5-500 सीट का लाइब्रेरी बनाया जाएगा, और इसे नाम क्या दिया गया है? स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये इसका नाम है, नाम याद रखेंगे। 23 लाइब्रेरी के निर्माण में कितना खर्च होने का संभावना है? 300 करोड़ रुपए। कितना खर्च होगा? 300 करोड़ रुपए। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि झारखंड में राजकीय लाइब्रेरी की संख्या कितनी है, तो झारखंड में राजकीय लाइब्रेरी की संख्या केवल है 4। कितने हैं? केवल 4। रांची, धनबाद, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम, बस यही 4 जिले हैं जहां पे राजकीय लाइब्रेरी है, बाकी और कहीं पर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो है एसबीआई से संबंधित, और एसबीआई ने घोषणा किया है कि वर्ष 2030 तक अपने कुल कर्मचारियों में महिला का अनुपात जो है वो बढ़ा के कितना करेगा? 30%। तो ऐसा घोषणा कौन किया है? एसबीआई। एसबीआई ने क्या कहा है? वर्ष 2030 तक हमारे यहाँ जितने टोटल स्टाफ हैं उसमें से 30% स्टाफ जो है वो सिर्फ महिलाएं होंगी। एसबीआई ने ये घोषणा किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, देश के पहले नॉन प्रोफेशनल महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ये पहला है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉन प्रोफेशनल का उतना याद रखना जरूरी है नहीं। देखते चलिए, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे सामने वो है लेंटाना कैमारा से संबंधित। लेंटाना कैमारा एक वनस्पति प्रजाति है, आक्रामक प्रजाति है ये, है ना, जहां एक बार लगा दिए तो ये फैलना शुरू हो जाती है, फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जानना है कि ये कहाँ का स्थानीय है, तो ये दक्षिण अमेरिका का स्थानीय वनस्पति है। लेंटाना कैमारा दक्षिण अमेरिका का स्थानीय वनस्पति है, और ये भारत के लगभग 54% जंगलों में फैली हुई है, याद रखेंगे। 54% जंगलों में फैली हुई है लेंटाना कैमारा। आक्रामक वनस्पति की प्रजाति है, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने स्मृति मंधाना से संबंधित। स्मृति मंधाना ने सबसे तेज 5000 रन पूरा कर लिया है अब क्रिकेट के खेल में, 112 रिकॉर्ड पारी में, है ना। वनडे में 5000 सबसे तेज बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना, भारत की हैं ये, है ना। 112 पारियों में इन्होंने 5000 रन बना लिया, और विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विराट कोहली ने 114 पारी में 5000 रन का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब स्मृति मंधाना ने हासिल कर लिया है। कितने पारियों में? 112 पारियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने सीएम फ्लाइट योजना। सीएम फ्लाइट योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम सरकार के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? युवाओं को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप प्रदान करना। कुल मिला के युवाओं को रोजगार देने के मामले में थोड़ा कदम बढ़ाने से संबंधित है सीएम फ्लाइट योजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका, और यह स्थान किसका लेंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, गूगल का तीसरा सबसे बड़ा एआई हब डेटा सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश से संबंधित न्यूज हमने पहले भी पढ़ा है। आंध्र प्रदेश भारत में एआई वैली के नाम से इसका विकास किया जा रहा है, या फिर ये जाना जा रहा है क्योंकि एआई से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो अमरावती में ही स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश
विशाखापट्टनम, है ना? तो इन्हीं सब एरिया में स्थापित किया जाएगा और यहीं पे गूगल का तीसरा सबसे बड़ा एआई हब डेटा सेंटर का निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका निर्माण 2026 से शुरू होगा और 2030 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दुनिया का पहला सेंटा रोबोट। सेंटा रोबोट क्या है? सेंटा कौन होता है? 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन पे जो सेंटा बनते हैं, आपको पता होगा। दुनिया का पहला एआई सेंटा रोबोट कौन सा है? तो इसे बनाया गया है हांगकांग की कंपनी के द्वारा और हांगकांग की कंपनी का नाम क्या है? मंग डेंग टेक्नोलॉजी। मंग डेंग टेक्नोलॉजी इसका नाम है और दुनिया का पहला जो सांता रोबोट है इसका नाम रखा गया है हे सेंटा। हे सेंटा इसका नाम ही रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्ट्स को। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में कीर स्टारमर भारत की यात्रा पर आए थे, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी यूएसए। सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा सेशन अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जोहार झारखंड।